हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 6.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ x और y का मान हमें निकालना है और फिर दर्शाइए कि ए बी सी डी के पैरेलल है। अब देखो, अगर मैं यहाँ देखूं तो इस रेखा का नाम ए बी दिया है, यहाँ सी डी दिया है, इसका कुछ नाम नहीं दिया है, तो चाहो तो आप नाम यहाँ लिख सकते हो P और इसको Q दे दो। और जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे R दे देता हूँ और यहाँ पे मैं S दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, मैंने नाम दे दिया ताकि मैं इससे कुछ पुकार सकूं कोणों को, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ देख रहा हूं कि एंगल ARP और प्लस में एंगल ARS, इन दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो ARP जो है ना वह 50 डिग्री है, आप अपने फिगर में देख रहे हो यहाँ। चलिए, और ये ARS की बात करें, ARS की बात करें तो ये आपका x है और बराबर में 180 डिग्री। ये जाके उधर घट जाएगा तो x बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस का 50। तो यहाँ से x बराबर में क्या आ जाएगा? कितना आ गया? 130 डिग्री। समझ गया? अब देखिए यहाँ पे आइए, y भी हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल RSD यानी यह y की बात हो रही है, बराबर होगा एंगल CSQ के। कैसे होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएगा। चलिए, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल RSD को क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं ना जी। इसको सीधे मैं y लिख देता हूं, y देख लो RSDY हो जाएगा और बराबर में एंगल CSQ की बात करें, CSQ की, तो ये कितना है? 130 है। तो यहाँ से हमें y का भी मान कितना मिल गया? 130 और x का भी मान 130। चलिए यहाँ पे क्या हुआ? x y बराबर हो गया, दोनों 130 डिग्री हो रहा है ना जी, दोनों 130 डिग्री हो रहा है। तो ये x और y क्या है? ये एकांतर अंतःकोण के युग्म है ना जी। x तथा y एकांतर अंतःकोण के युग्म है और ये एकांतर अंतःकोण बराबर है, इसका मतलब कि ये ABCD के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा? AB पैरेलल टू CD, समांतर हो गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर आकृति 6.29 में। आकृति 6.29 यहाँ बगल में चित्र देख रहे हैं। यदि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, और यहाँ कह रहा है कि Y और Z का अनुपात 3:7 है, तो हमें X का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चित्र में कह रहा है कि AB पैरेलल है CD और CD पैरेलल है EF। ठीक है, और यहाँ Y और Z का अनुपात 3:7 है। Y और Z का अनुपात क्या है? 3:7 है। ठीक है, अब देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है इसे हमें निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए इसका हल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देख रहे हैं कि यह जो तिर्यक रेखा है, ये तीनों AB को, CD को और EF, ये ट्रांसवर्सल जो देख रहे हैं, तीनों को काट रही है। तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ P दे देते हैं, यहाँ Q दे देते हैं और यहाँ पर R देते हैं। नाम लिख लेने से अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि AB पैरेलल है CD और CD पैरेलल है EF, ये दिया हुआ है। तो देखो हमें पता है
ये अगर ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगा, यानी तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ऐसे लिख सकते हैं, तीनों समांतर हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल क्यू आर एफ, एकांतर अंतः कोण। देख लीजिए ए पी क्यू यह वाला कोण और एंगल क्यू आर एफ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी x किसके बराबर हो गया, z के बराबर हो गया। कैसे हुआ है, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, y और z का अनुपात दिया है। चूंकि y और z का अनुपात कितना दिया है, 3:7, तो इसके अनुसार अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कह देता हूं कि y जो है 3k के बराबर है और z जो है 7k के बराबर है, ये हम लोग यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अनुपात में दिए तो मान सकते हैं ना। इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आपका x जो है x वह भी 7k के बराबर होगा, क्योंकि x z के बराबर है। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू और प्लस में एंगल सी क्यू पी बराबर में 180 डिग्री। ए पी क्यू और सी क्यू पी इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। एक ही तरफ के अंतः कोण है और इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए तो ये क्या है, आपका x है और सी क्यू पी की बात करें, तो y है बराबर में 180 डिग्री। तो x की जगह पे 7k और y की जगह पे 3k बराबर में 180 डिग्री, यानी कि यहाँ 10k बराबर 180, ये जाएगा 10 भाग में, तो k का मान कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। तो k 18 आ गया और हमें x का ही तो मान निकालना था जी, x का ही मान निकालना था हमें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर में 7 × 18, क्योंकि 7k है ना x का मान, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 126 डिग्री, 126 डिग्री x का मान हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकृति 6.30 में ए बी पैरेलल है सी डी के, कह रहा है ई एफ लंब है सी डी पर। देखिए यह ई एफ लंब है सी डी पर और एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। देख लो जी ई डी यानी यह यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, 126 डिग्री है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो एंगल ए जी ई ये क्या होगा, यह वाला एंगल क्या होगा, ये निकालना है। फिर जी ई एफ यह वाला एंगल बताना है और एंगल एफ जी ई ये भी हमें निकालना। तो चलिए इसको निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है ए बी समांतर है सी डी, ई एफ लंब है सी डी पर तथा एंगल जी ई डी जो है ना वह 126 डिग्री है। तो ज्ञात करना है, इतना सब कुछ आपको लिखना होगा, जैसे मैं बता रहा हूं ना वो सारा कुछ आपको करना होगा। एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई ये निकालना है। चलिए अब इसका यहाँ पे हल देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एंगल ए जी ई की, इसकी, तो ये तो आपके इस कोण के बराबर होगा ना जी, एंगल जी ई डी के। कैसा होगा, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से होगा ना जी। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, 126 डिग्री। समझ गए ना, क्योंकि जीई डी 126 है तो ए जीई भी आपका क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें जीई एफ निकालना है, जीई एफ ये निकालना है। तो देखो
चूंकि हमारे पास यहाँ पे लंब दिया है कि EF जो है ना लंब है CD पर, यह दिया है। अच्छा, जब ये लंब दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल FED बराबर में 90 डिग्री। देख लो, ये EF लंब है CD पर, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का योग 126 है और एक कोण 90 है, तो दूसरा कोण नहीं निकल जाएगा। चलिए, तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि एंगल GED जो है ना, एंगल GED वह क्या है 126 डिग्री है। ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ठीक है। अच्छा, यह दो कोणों के मिलके बना है, इससे और इससे, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल क्या है GEF, है ना, ये वाला GEF और प्लस में एंगल FED बराबर में 126, है ना। GED को लिख सकते हैं ना, GED इन दोनों के योग के बराबर होगी। चलिए, एंगल GEF प्लस में एंगल FED का मान यहाँ पे 90 है, बराबर में 126 डिग्री। ये 90 ले जाकर घटा देंगे तो एंगल GEF कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब हमें एक और कोण निकालना है FGE, ये वाला कोण। तो हम लोग इन दोनों का योग 180 दे सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका और इस पूरे का योग 180 है। एक ही तरफ के अंतः कोण या इन दोनों का रैखिक युग्म से, जो आपको आसान लगे। तो एंगल हमें निकालना है FGE और प्लस में हम लोग अभी शुरू में निकालते हैं एंगल AGE। इन दोनों का योग 180 होगा ना जी, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। चलिए, तो अगर हमें ये निकालना है FGE और यह आपका कितना आया है AGE 126 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री, उधर यह घटाएंगे तो एंगल FGE कितना जाएगा, तो 180 में से 126 जाएगा तो आपका 54 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आकृति 6.31 में PQ समांतर है ST के और एंगल PQR 110 डिग्री है और एंगल RST जो है 130 डिग्री है, RST 130 डिग्री है। तो हमें निकालना है एंगल QRS का मान, QRS इसका मान हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं। PQ जो है ना समांतर है ST के, एंगल PQR जो है ना 110 डिग्री है और दूसरा एंगल RST जो है वो 130 डिग्री है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल QRS क्या होगा। चलिए, इसमें एक रचना करनी होगी, है ना। रचना में क्या करते हैं कि PQ को कहां तक बढ़ा देते हैं, कहां बढ़ा दें, A तक बढ़ाया, ठीक है। इसको हम लोग आगे ऐसे A तक बढ़ा देते हैं। ये बिंदु क्या है आपकी A है, ठीक है। यहां लिख देंगे कि जहां A किस पे स्थित है, RS पर स्थित है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। चलिए, अब इसका हल देखते हैं। समझिए, अब यहां पर हम लोग इसको निकालना चाहते हैं, तो ये एक त्रिभुज है। अच्छा, ये 110 है तो ये इसके बगल वाला कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का कम से कम 2 कोण पता होना चाहिए, ठीक है, तब ना हम लोग तीसरा निकालेंगे। अच्छा, ये 130 है तो यहाँ वाला कोण कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना, क्योंकि ये समांतर है तो ये 130 आ जाएगा। यह 130 पता चल गया और यह कोण हम निकाल लेंगे, तो इन दोनों का योग इस बाहर वाले के योग के बराबर नहीं हो जाएगा। ये भी हम लोग कर सकते हैं बाह्य कोण से, या ये 130 हो जाएगा तो इसके अंदर वाला कोण निकालेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे बना लेंगे। दोनों तरीका है। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल QAS बराबर में एंगल क्या हो जाएगा आपका RST 130 डिग्री दोनों हो जाएंगे। क्या किससे होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर
अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा। चलिए तो ये आपका कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया, कौन, QAS, ठीक है। अच्छा अब इसके साथ वाला कोण चाहो तो निकाल सकते हो, लिख सकते हैं एंगल QAS, कई तरीके से इसको बना सकते हैं, और प्लस में एंगल QAR बराबर में 180 डिग्री, रैखिक युग्म से हो जाएगा ये, रैखिक युग्म से, देख लो QAS और QAR, तो ये आपका कितना है, 130 डिग्री है, और प्लस में एंगल QAR बराबर में 180। चलिए इसको ले जाके उधर घटा देंगे तो एंगल QAR की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, QAR जो है ये 50 डिग्री आ गया। तो अब यह कोण और यह कोण, इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा ना, यही वाला अप्लाई कर देते हैं, कई सारा नियम है, किसी से भी आप बना सकते हैं। यहां लिख देता हूं मैं एंगल QRS, ये निकालना है हमें QRS, और प्लस में एंगल QAR, देख लो QRS और प्लस में एंगल QAR, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, तो यहां पर एंगल PQR के, कैसे, बाह्य कोण से, ठीक है। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वह क्या होता है, सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, लिख सकते हैं ना यहाँ पे। चलिए तो अगर मैं QRS की बात करूं तो इसको तो निकालना है, ठीक है, और QAR की बात करूं तो QAR आपका यहां पर है 50 डिग्री, और एंगल PQR की बात करूं तो PQR हमारे पास दिया हुआ है 110, तो यहां से एंगल QRS बराबर हो जाएगा 110 माइनस 50, यानी घटा देंगे तो 60 डिग्री आ गया एंगल QRS का मान, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आकृति 6.32 में यदि AB समांतर है CD के और एंगल APQ 50 डिग्री है, APQ 50 डिग्री है, और एंगल PRD 127 डिग्री है, तो हमें X और Y इन दोनों का मान निकालना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना, पहले लिख लेते हैं। तो दिया है हमारे पास कि AB जो है ना पैरेलल है CD के, एंगल APQ जो है ना वो आपका 50 डिग्री है, और एंगल PRD है ना वो आपका 127 डिग्री है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, X और Y क्या होगा। चलिए इसका हल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे यह X इस 50 के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से, लिख सकते हैं ना, तो उसका नाम पहले लिख देते हैं, एंगल PQR बराबर में एंगल APQ, ठीक है। कैसे होगा, तो लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो PQR जो है APQ के बराबर हुआ। तो PQR की बात करें तो ये आपका क्या है, PQR आपका X है, और APQ का वैल्यू हमारे पास यहाँ 50 है, तो X का मान क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें Y निकालना है, तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल APR बराबर में एंगल PRD, ये भी आपका एकांतर अंतः कोण से ही होगा, देख लो APR यह वाला कोण पूरा यहां से यहां तक PRD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यह दोनों का योग ही ना आपका APR होगा, तो उसको हम लोग 50 प्लस में Y लिख सकते हैं APR को, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा 127 डिग्री, PRD का वैल्यू यही है, इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो Y बराबर 127 में से घटा देंगे 50, यहाँ से Y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 77 डिग्री, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप आकृति देखिए यहाँ पर 6.33 में PQ और RS दो दर्पण है, PQ और RS क्या है, आपके दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। एक आपतित किरण AB, एक AB क्या है, आपतित किरण है, देख रहे हैं इस तरफ पहले वाले दर्पण से टकरा रही है,
और टकराती है कहाँ पे, बिंदु बी पर। ठीक है, दर्पण PQ से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण कौन है आपकी, BC है। परावर्तित किरण BC क्या हो रही है, BC पथ पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, दर्पण RS से C पर टकरा रही है और पुनः CD अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ये फिर से यहाँ परावर्तित हो जाती है इस दर्पण से टकराने के बाद। ठीक है, तो हमें ये दिखाना कि ये AB और CD समांतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या दिया हुआ इसमें, दिया है PQ जो है ना समांतर है RS के। ठीक है, RS के। AB आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण, दर्पण कौन है, दर्पण PQ से B पर टकराती है, टकराती है तथा परावर्तित होकर, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण BC दर्पण, दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित, परावर्तित हो जाती है। इतना कुछ दिया है। चलिए हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB जो है ना समांतर है CD के, AB CD के समांतर है, ये हमें दिखाना है। चलिए तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इस कंस्ट्रक्शन करने से पहले एक नियम है प्रकाश के परावर्तन को, उसको मैं समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक दर्पण ले लेता हूँ, ये दर्पण हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बाह्य बिंदु से, कहीं किसी बिंदु स्रोत से ये कोई आपतित किरण आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और ये जहाँ पे जिस बिंदु पर टकराती है ना दर्पण से, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के बाद ये परावर्तित होकर इधर चली जाएगी, तो इस किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। ये किरण क्या होगी, परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इनके बीचों बीच एक इस आपतन बिंदु पर लंब खींचा जाता है, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और ये अभिलंब क्या करता है कि इन दोनों कोणों को, इसको आपतन कोण कहेंगे, इसे I से सूचित करते हैं और इसे R से। ठीक है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, जिसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि अभिलंब इसे दो बराबर कोणों में बांट देगा। ठीक है, और वही कोण एक आपतन कहलाते हैं, एक परावर्तन कोण कहलाता है, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही काम हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन में करने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर एक लंब खींचता हूं इस आपतन बिंदु B पर, और एक लंब यहाँ खींचता हूं। ठीक है, ये रचना है तो इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूं। बात को समझे ना, हमने क्या खींचा है, अभिलंब खींचा है। इसका नाम यहाँ पे कुछ दे देते हैं, यहाँ पे नाम मैं लिख देता हूँ इसका E दे देता हूँ, E तो कोई नाम है नहीं, और इसको F दे देता हूँ। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि ये जो B है लंब है PQ पर, और ये आपका CF जो है ये लंब है RS पर। ये हमने रचना किया है। तो पहले यहाँ रचना लिख देते हैं। रचना हमने क्या किया है कि BE लंब खींचा है PQ पर, और CF लंब खींचा है किस पर, RS पर। ठीक है, ये हमने काम किया, इतना समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा देखो, तो यहाँ पे इसका प्रमाण हमारे पास BE
लंब है पी क्यू पर और सी एफ लंब है आपके आर एस पर रचना से, और हमारे पास दिया हुआ है कि पी क्यू जो है ना समांतर है आर एस के। ठीक है, ये इसके समांतर है और यह इस पे लंब है, यह इस पे लंब है, तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे ना। इसलिए लिख सकते हैं कि बीई समांतर सी एफ, या बीई और सी एफ एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। चलिए मैं क्या करता हूं कि यहां मान लेता हूं एंगल बी सी एफ को थीटा, या कोण ये क्या मान लेता हूं मैं, थीटा मान लेता हूं, या के कुछ भी मान सकते हैं। तो यह एंगल थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल सी बी ई भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये सी बी ई की बात करेंगे, सी बी ई की बात करेंगे, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। किसके, एंगल बी सी एफ के, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, यानी कि दोनों थीटा होगा। यह भी आपका थीटा हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पे यह थीटा है तो यह थीटा लिख देंगे, और यह थीटा है तो यह थीटा लिख देंगे। यानी कि एंगल ए बी ई बराबर में एंगल सी बी, एंगल सी बी, थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूँ इसे, एंगल सी बी ई बराबर में थीटा, और एंगल बी सी एफ बराबर में एंगल डी सी एफ बराबर में थीटा। तो ये सब थीटा 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 हो गया। तो अच्छा अब देखो यह थीटा, तो एंगल ए बी सी की बात करें तो 2 थीटा हो जाएगा, एंगल ए बी सी 2 थीटा हो जाएगा, और एंगल बी सी डी भी आपका 2 थीटा हो जाएगा, एंगल बी सी डी भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो देखो यह कोण और यह कोण 2 थीटा हो गया, तो यह दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण के युग्म है। ये दोनों कोण क्या है, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी एकांतर अंतः कोण के युग्म है, अंतः कोण के युग्म है, और ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हमारा प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपके सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट एक्सरसाइज के। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।